हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आप लोग जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर के कि जो पेपर ऑब्जेक्टिव होगा उसका कुछ पैटर्न पता नहीं है, किस तरीके से पेपर होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए बेहतरीन टॉप 50 क्वेश्चंस और बहुत ही गजब, बहुत लाजवाब क्वेश्चंस हैं। बड़ी मेहनत लग गई है। आज सुबह से ही मैं बैठ करके क्वेश्चंस ही बना रहा था। मेरे जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं मैंने वो भी अटेंड नहीं किए और पूरा ये आइज पेन हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है। बड़ी मेहनत लग गई है क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप था उसका ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत टाइम लगता है और कोई फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं, कहीं से कोई हेल्प नहीं। क्योंकि अगर हम जैसे नेट पर सर्च करते हैं या कहीं भी सर्च करते हैं तो हमको वो तभी तो मिलेगा जब वो ऐसा कभी हुआ हो। जब हुआ ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? जब बीएड का एग्जाम कभी ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ ही नहीं तो उसकी हेल्प कहाँ से मिल जाएगी? नहीं, आप लोग भी कहीं ढूंढने के चक्कर में ना पड़े कि हम नेट से ढूंढ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे। कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस निकाले हैं, कैसे पढ़ाया है, पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि रियल में वास्तविक सर ने सही पढ़ाया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं। क्योंकि एक नया चैलेंज है ना हमारे सामने। जो चीज़ हमने हमेशा डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। एक चैलेंज है हमारे सामने, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत टाइम लगा है और बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को बनाने में। और अगर आपको पसंद आते हैं तो अपना कमेंट, माय डियर फ्रेंड्स, आप पर रिक्वेस्ट है, हर एक व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने देखे हैं तो अपना कमेंट, आपको क्वेश्चंस में क्या कमी नज़र आ रही है या क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो तरीका अच्छा है नहीं है, या अगर उसमें मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं, ये आप अपना कमेंट जरूर देंगे, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो, ये क्लास आप अपने हर फ्रेंड, हर ग्रुप में शेयर करेंगे क्योंकि आज आपके हर फ्रेंड, हर दोस्त को जरूरत है ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, क्योंकि सबके पास डिस्क्रिप्टिव टाइप ही मटेरियल है, चाहे वो बुक्स हो या जी नोट्स हो। तो अपने हर फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। पहले आप अपने आप देख लीजिए, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइए और बिल्कुल हेजिटेट मत होना कि हम गलत कमेंट कर देंगे या क्या। आपको जिस प्रकार का वीडियो लगे आप उसी प्रकार का कमेंट करेंगे, ठीक है। कोई कमी नजर आए आप वो बताएंगे क्योंकि मैं उसको बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आपको अच्छे लगे आप बताएंगे कि सर अच्छे हैं। और जो मेरा मेथड है, जो तरीका है, उस प्रकार से, क्योंकि मैंने एक चैप्टर उठाया है उसी चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। और तो किस तरीके से बनाए हैं वो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये आपका पेपर है फर्स्ट, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये बुक है मेरे पास, ठीक। एक ये बुक है प्लस एक ये बुक है, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक, एंड इट्स चैलेंजेस। एक ये बुक है, एक और एक, दो बुक्स हो गई, प्लस एक ये है इजी नोट्स। इन तीन चीज़ों को रख करके मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको ये ना लगे कि सर ने कहीं से क्वेश्चन टिप दिए होंगे, नेट से ढूंढ लिया होगा। नहीं, आप कहीं से बाहर से ढूंढ के पढ़ेंगे तो आपके लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पूरी जानकारी लेने की कोशिश की है तो वहाँ यही बताया गया है कि पेपर आपका सिर्फ आपके पैटर्न से, आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो मैंने इन बुक्स प्लस ये आपका इजी नोट्स, देखिए कानपुर का ये ना, ठीक, कानपुर यूनिवर्सिटी 2020 का, तो इसको रख करके प्लस इनको रख करके मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। मैंने इसमें इस बुक की ज़्यादा हेल्प ली है। देखिए कैसे मैंने बनाए हैं आपको। जैसे आपका पहला चैप्टर है, यू इकाई फर्स्ट में पहला है वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक एजुकेशन, ठीक है। अब इसमें जैसे ये है, मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। जैसे ऋग्वेद हो गया, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या है? ऋग्वेद का विषय वस्तु ज्ञान है। इसके ऋषि कौन थे? इसके ज्ञाता अग्नि ऋषि थे, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो इस बुक से मैंने निकाले हैं। और ऋग्वेद की रचना किस में है? तो ऋग्वेद की रचना पद्य में है।
ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ना आपका, ये वेद पर ज़्यादा डिपेंड है। अथर्ववेद का विषय क्या है? इसका विषय आत्मज्ञान है। अथर्ववेद के ज्ञाता कौन थे? इसके ज्ञाता अंगिरा ऋषि थे, ठीक है। और सामवेद का विषय क्या है? सामवेद का विषय उपासना है। इसके ज्ञाता कौन थे? इसके ज्ञाता वायु ऋषि थे। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनेंगे। और अभी देखिए, अभी मैं आपको इसमें रजिस्टर में जो मैंने बनाया है वो अभी डिटेल में दिखाऊंगा। मैं बुक में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कहीं से ये ना लगे कि सर ने क्वेश्चंस कहीं से बाहर से लिख दिए होंगे। पूरा आपका चैप्टर मैंने पहला उठाया है और पहले चैप्टर से ये एक पेज, इधर का ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आज। कम से कम 60 70 80 क्वेश्चंस होंगे चैप्टर फर्स्ट के। तो 4 से 6 घंटे लग गए हैं, 4-5 घंटे लग गए हैं मुझे इस तरीके से, ठीक है। मैं एक बार और बुक से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जितना अंडरलाइन है सब मैंने आज पढ़ा है और इसको पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ा है। सब आंखें दर्द हो रही हैं बहुत। और ये देखिए, एक एक क्वेश्चंस को, गुरुकुल को क्या कहा जाता था? गुरु ग्रह को क्या कहा जाता था? गुरु ग्रह को गुरुकुल कहा जाता था। यह गुरुकुल को हम किस नाम से जानते थे? गुरुकुल को हम अन्य गुरुग्रह नाम से भी जानते थे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और वैदिक कालीन शिक्षा में किस भाषा का प्रमुख स्थान था? तो वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कृत भाषा का प्रमुख स्थान था। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। वैदिक काल में शिक्षण किस रूप से होता था? वैदिक काल में शिक्षण मौखिक रूप से होता था। ये अभी आपको मेरे रजिस्टर में मिलेंगे जो मैंने लिखा है। तो ये मैं डिटेल में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कहीं से ना लगे कि सर ने कहीं बाहर से लिख लिया होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चंस, ठीक है। उपनिषद काल कब से कब तक माना जाता है? 1400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सूत्र काल कब से कब तक माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। शांति बनाए रखिए, धैर्य बना करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरी क्लास अटेंड कीजिए 100% आपको पूरी हेल्प मिलेगी। देखिए, यहाँ पर बात की गई है, जैसे यहाँ पर बात की गई है सूत्र साहित्य का युग कहा जाता है। सूत्र साहित्य की बात की गई है, तो मैंने सूत्र साहित्य से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन डाल दिए हैं। कहाँ गए क्वेश्चंस? मैं डिटेल में एक बार आपको दिखा दूँ, उसके बाद फिर पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस इससे लिए हैं और तो चलिए कोई बात नहीं। तो अब आपको बिलीव हो गया होगा, विश्वास हो गया होगा कि हाँ सर ने पूरा बुक से ही निकाले हैं। ये देखिए, कल्प सूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, स्थल सूत्र। पूछ सकता है कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में 4 करके आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये, ठीक है, सारा डिटेल में दिया हुआ है, मैंने इसको लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। ये मैंने आपको दिखा दिया, ओके, कि मैंने क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे लिखे हैं। क्या ये तरीका लिखने का सही है? इसका आप जवाब देंगे। इसी प्रकार से क्या क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ये मैंने आज सिर्फ चैप्टर फर्स्ट, इसीलिए चैप्टर फर्स्ट के लिखे हैं कि आपका पहले रिस्पॉन्स देखता हूँ क्या मिलता है, कितने व्यूज़ आते हैं वीडियोज़ पे, कितने लोग देखते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, कैसे लाइक आते हैं। उसी प्रकार से मैं नेक्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लोग इसे प्यार देंगे, पसंद आता है आपको क्लास, तो मैं नेक्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज सिर्फ चैप्टर फर्स्ट को क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड, इससे बाहर तो 100% आ ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में किसकी स्तुति की गई है? देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद का विषय वस्तु क्या है? ऋग्वेद का विषय वस्तु ज्ञान है। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे? ऋग्वेद के ज्ञाता अग्नि ऋषि थे। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ या ना में आपके जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। 100% आपको क्लास बहुत बेहतरीन पसंद आएगी। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ का वर्णन है। जो यजुर्वेद है हमारा, इसमें यज्ञ का वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद का जो विषय है वो कर्म है। यजुर्वेद का विषय कर्म है। यजुर्वेद के ज्ञाता आदित्य ऋषि थे। कौन थे? आदित्य ऋषि थे। सामवेद, इसमें गायन द्वारा देवताओं की अर्चना की गई है। किस वेद में गायन द्वारा देवताओं की अर्चना की गई है? किस वेद में? सामवेद। आपको टिक करना है वहां पे। क्या टिक करना है? सामवेद। किस वेद का विषय उपासना है? सामवेद का विषय उपासना है। किस वेद के ज्ञाता वायु ऋषि थे? सामवेद के ज्ञाता वायु ऋषि थे। इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करके जाना है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अथर्ववेद की। अथर्ववेद, इसका विषय आत्मज्ञान है। अथर्ववेद के ज्ञाता अंगिरा ऋषि थे।
ओके, इतना क्लियर हुआ, चारों वेद क्लियर हो गए। ऐसे डिटेल में आपको लिखे हुए कहाँ मिलेंगे मेरे भाई, देखिए बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखे हैं सब पॉइंट टू पॉइंट। देखिए अगर मैं क्वेश्चन लिखता फिर उसके 4 ऑप्शन लिखता तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। इतने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई है, बैठना मुश्किल हो रहा है, सब दर्द हो रहा है। वैदिक शिक्षा का विस्तार काल ऋग्वेद के रचना काल से लेकर के बौद्ध धर्म के आरंभ तक माना जाता है। वैदिक शिक्षा का विस्तार काल कहाँ कब से लेकर के कब तक माना जाता है, तो वैदिक शिक्षा का विस्तार काल ऋग्वेद की रचना काल से लेकर के बौद्ध धर्म के आरंभ तक माना जाता है, ठीक है। वेदों में ऋग्वेद को आदि वेद माना जाता है। किस वेद को वेदों में आदि वेद माना जाता है? ऋग्वेद को, ठीक है। वेदों में ऋग्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदि वेद के नाम से। ऐसे घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा। ऋग्वेद की रचना पद्य में है, ऋग्वेद की रचना पद्य में की गई है। यजुर्वेद की रचना पद्य और गद्य दोनों में है। जो यजुर्वेद है उसकी रचना पद्य और गद्य दोनों में है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र था। वैदिक काल में जो ज्ञान था वह उसे मनुष्य अपना तृतीय नेत्र मानता था, समझता था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ बालक की 5 वर्ष की आयु से कर दिया जाता था। वैदिक काल में बालक की शिक्षा किस वर्ष से प्रारंभ होती थी? 5 वर्ष से प्रारंभ होती थी। बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रायः घर पर ही प्राप्त किया करता था। कब की बात हो रही है? वैदिक काल की। वैदिक काल में जो बालक होता था वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त करता था। ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, ना तो कोई टीचर ना तो कोई अवेलेबल कराएगा आपको, ना तो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। शिक्षा में संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त था। कब? वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में किस भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त था? तो वैदिक काल में संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त था। गुरुगृह को गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल का दूसरा नाम क्या था? गुरुगृह। गुरुगृह को किस अन्य नाम से जाना जाता था? गुरुकुल के नाम से। गुरुकुल प्रवेश के समय उपनयन संस्कार कराया जाता था। जब भी बालक का गुरुकुल में प्रवेश होता था तो वहां पे कौन सा संस्कार कराया जाता था? उपनयन संस्कार कराया जाता था। कौन सा संस्कार कराया जाता था? उपनयन संस्कार कराया जाता था। वेदकालीन शिक्षा मानव जीवन के तीनों पहलुओं आध्यात्मिक, मानसिक और व्यवहारिक का विकास करना था। जो वेदकालीन शिक्षा थी उसका किन पहलुओं का विकास करना था? आध्यात्मिक, मानसिक और व्यवहारिक। वैदिक काल में शिक्षण कार्य मौखिक रूप से होता था। और आपको बता दूं कि वैदिक काल में रटने पर अधिक जोर दिया जाता था, क्योंकि वहां पे रिटन नहीं था, लिखने की परंपरा, यानी कि कागज वगैरह बहुत कम अवेलेबल थे, तो लिखना नहीं सिर्फ मौखिक पढ़ाई हुआ करती थी और वहां पे रटने पर जोर दिया जाता था। एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष का, अगर कोई बालक है वह सिर्फ एक वेद का अध्ययन करना चाह रहा है तो एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष का समय लगता था और वह छात्र स्नातक कहलाता था। इन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत एक एक क्वेश्चन को दिमाग में बसाए रखिए। एक वेद का अध्ययन करने में बालक को कितना समय लगता था? एक वेद का अध्ययन करने वाले बालक को 12 वर्ष का समय लगता था। वह उस छात्र को क्या कहा जाता था? स्नातक। जो एक वेद का अध्ययन कर लेता था 12 वर्ष में उसे स्नातक कहा जाता था। 2 वेदों का अध्ययन 24 वर्ष में, यानी कि 2 गुना समय लग जाता था, पूर्ण होता था और वह छात्र वसु कहलाता था। क्या कहलाता था? वसु, ठीक है। और एक वेद का अध्ययन करने वाला बालक स्नातक कहलाता था। 2 वेद का अध्ययन करने वाला बालक जो 24 वर्ष का समय लेता था उसे वसु कहा जाता था। 3 वेदों का अध्ययन 36 वर्ष में पूरा होता था और उस छात्र को रूद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूद। जो 3 वेद का अध्ययन करता था उसे रूद कहा जाता था। जो 4 वेद का अध्ययन करता था उसका समय 48 वर्ष लगता था और उसे आदित्य कहा जाता था। ठीक है, अभी इनको नोट कर लीजिए, अभी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से पेपर बन के आएगा, पेपर कहीं बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें मैं ये दिखा दूं आपको मैंने कहां से लिखा है। ठीक है, आप चाहें तो अपने आप फाइंड कर सकते हैं कहां से लिखा है, कहां गया।
मैं मतलब जड़ तक आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको कि बस आपको पूरा ट्रस्ट रहे कि हाँ सर ने जो है पूरा सिलेबस के अंदर से ही दिया है, एक भी पॉइंट मैंने बाहर से कहीं से नहीं लिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वैदिक काल में समान, ये देखिए वैदिक काल के समान सूत्र काल में भी एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित था और जो है चारों वेदों का अध्ययन करने के लिए 48 वर्ष की समय सीमा थी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। और उसे आदित्य कहा जाता था, आदित्य के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में सबसे पुरानी नदी सरस्वती को कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे पुरानी नदी किसको कहा गया है? सरस्वती को। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। उत्तर वैदिक कालीन युग का प्रारंभ ऋग्वैदिक युग के अंत से होता है। जब ऋग्वैदिक युग समाप्ति की ओर होता है तब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है और जब बौद्ध और जैन धर्म का प्रारंभ होता है तब उत्तर वैदिक काल का समापन होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? डीपली पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि सामान्यतया 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आपको कोई छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे टिक करने के लिए भी, क्योंकि बीएड है आपका, इतनी आसानी से नहीं निपटने देंगे। तो इसलिए इस चक्कर में पढ़ना कि ये क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। उपनिषद काल 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सूत्र काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ये सारा इसमें दिया हुआ है आपके चैप्टर फर्स्ट में। ये लीजिए, देखिए 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक समय सूत्र साहित्य का युग कहलाता है। ठीक है, सूत्र काल या सूत्र साहित्य। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। बड़ी मेहनत करके मैंने लिखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, अपनी राय दीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। उपनिषद काल में शिक्षा के द्वारा सत्य का ज्ञान करने की चेष्टा की जाती थी। किसकी? जो उपनिषद काल था, ऋग्वेद, ये जो वैदिक कालीन शिक्षा है, इसमें उपनिषद काल को भी इंक्लूड किया गया है। किसको? उपनिषद काल को। ठीक है, उपनिषद काल में शिक्षा के द्वारा सत्य करने की चेष्टा की जाती थी और इस युग में सत्य के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त करने और ब्रह्म को जानने की चेष्टा भी की जाती थी। वैदिक काल में श्रवण, मनन और निधिध्यासन की 3 प्रणालियां प्रचलित थी। वैदिक काल में कौन सी 3 प्रणालियां प्रचलित थी? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यह आपको कॉमा कॉमा करके ऑप्शन में दे देगा। उपनिषद काल में अध्ययन काल सामान्यतः 12 वर्ष का था। जो उपनिषद काल था इसमें अध्ययन काल का समय 12 वर्ष का था। छात्र का उपनयन संस्कार भी 12 वर्ष की अवस्था में होता था। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का समय सूत्र साहित्य का युग कहा जाता था। किसका युग? साहित्य का युग कहा जाता था। वेदांग साहित्य में दूसरा स्थान कल्प का आता है। जो वेदांग साहित्य है हमारा, उसमें दूसरा जो स्थान है वह किसका आता है? कल्प का आता है। ये देखिए यहां से लिखा है, वेदांग साहित्य में दूसरा स्थान कल्प का आता है। मैं इसीलिए आपको बार बार बुक दिखा रहा हूं कि मैंने आपको 100% विश्वास रहे कि सारा जो कुछ है वो हमारे सब जो सिलेबस के अंदर से ही है। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से कहीं से नहीं लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नहीं दिखाएंगे, आगे पढ़ लीजिए। वेदांग साहित्य में दूसरा स्थान कल्प का आता है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ये देखिए, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक। सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है।
ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद काल में अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता विशेषकर प्रमुख थे। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहा जाता है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। अगर मैं एक लाइन लिखता फिर उसके 4 ऑप्शन लिखता फिर उसके टिक करता, मेरे भाई बहुत टाइम लगता उसमें। इतना तो मैं प्रोवाइड भी नहीं मतलब कंप्लीट नहीं करा पाएंगे सिलेबस अगर ऐसे करेंगे तो। ये तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको और क्लासेज चाहिए कमेंट करके बताइए। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, लेकिन अभी तक 16 ही मिले हैं। उपनिषदों की ज्ञात संख्या कितनी है? 108। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना था। उपनयन संस्कार गुरुकुल प्रवेश के समय किया जाता था। उपनयन संस्कार कब किया जाता था? गुरुकुल प्रवेश के समय। यह क्वेश्चन यूं भी बन सकता है, गुरुकुल प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से मैंने चैप्टर फर्स्ट आज कंप्लीट किया है। और अगर आप चैप्टर फर्स्ट को डीपली पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ यही सब दिया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको पेड होगी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैं अपनी कुछ मेहनत, अगर आप पीडीएफ लेंगे तो मैं जो है आपको कुछ पे करना पड़ेगा। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। ओके 9628182649 और नीचे लिखेंगे कि सर पीडीएफ चाहिए, अपना नाम लिखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पे करना है। और उसके बाद मैं आपको एक एक चैप्टर की सारी पीडीएफ और प्लस मतलब तुरंत पीडीएफ नहीं, धीरे धीरे करके जितना मैं पढ़ाऊंगा उसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और सारे सब्जेक्ट्स की मिलेगी, चारों सब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा। ये आप देख सकते हैं। बाकी क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। पीडीएफ आप चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आप वीडियो से पढ़ सकते हैं। ओके, ये आपका पूरा फॉर्मेट आएगा पेपर में। इसी प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव। ओके, अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। हर एक जो भी व्यक्ति देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ अपना कमेंट छोड़ के जरूर जाइए कि आपको क्लास कैसी लगी।